हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू यू माय चैनल राम स्टडी 24। आज हम पहुंच चुके हैं सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 पर। इस सीरीज के प्रैक्टिस सेट हमने 1 से लेकर 9 तक कंप्लीट कर दी हैं। प्ले लिस्ट में आप जाकर उनको देख सकते हैं। साथियों, अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर वॉच करते हैं तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और अपने स्टडी ग्रुप में, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप में व्हाट्सएप पर, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर, प्लीज़ वीडियो को शेयर अवश्य किया करें। और हमारे चैनल को अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट, सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो बताना है आपको अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नर्मदा। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कृष्णा नदी हमारे पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार कम साक्षरता किस राज्य की है। तो आपसे उस राज्य का नाम पूछा गया है जिसकी साक्षरता सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। साथियों, अभी तक 2011 की जनगणना के अनुसार के जो डाटा हैं वही आए हैं, इसीलिए 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बिहार। तो बिहार राज्य की साक्षरता सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। केरल राज्य की साक्षरता सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल इसमें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के अंतिम सम्राट कौन थे। तो मुगल वंश के अंतिम सम्राट पूछे जा रहे हैं आपसे। तो मुगल वंश के देखिए अंतिम सम्राट थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को हम बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे और उनके पुत्र का नाम हुमायूं और हुमायूं के पुत्र का नाम था अकबर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1956 से 1961। तो ये हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हमारा 1961 से 1966 और 1966 से 1969 तक के लिए हमने अपनी पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था, क्योंकि सूखा का कारण था और युद्ध के कारण, इसलिए हमारे ये पंचवर्षीय योजना स्थगित हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों के गठन से पूछा जा रहा है, कौन सा अनुच्छेद है जो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो साथ ही ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 18। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। जो गाँव में प्रधान और सरपंच होते हैं वही इस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हमारे। देखिए हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है अनुच्छेद 19, इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति से संबंधित बात कही गई है, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 18 है उपाधियों के अंत से संबंधित। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कतर देश की राजधानी क्या है। देखिए देश और उनकी राजधानी में बहुत पूछी जाती हैं। तो कतर देश की राजधानी आपसे पूछी गई है, आबू धाबी, मनामा, काठमांडू या फिर दोहा। तो देखिए कतर देश की राजधानी होती है हमारी दोहा, ठीक है। और आबू धाबी है हमारी यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म होती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए मनामा हमारी बहरीन की राजधानी, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए बोरलॉग पुरस्कार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पुरस्कारों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कृषि एवं पर्यावरण। तो बोरलॉग पुरस्कार हमारा कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, और कृषि के क्षेत्र में BC रॉय चिकित्सा के क्षेत्र में BC रॉय पुरस्कार दिया जाता है, और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपसे पूछी गई है, कौन सा देश करेगा।
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील 2024 में G20 जो है शिखर सम्मेलन उसकी मेजबानी करेगा। भारत ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ठीक है, इसकी जब भारत में मेजबानी थी तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। और इंडोनेशिया ने 2022 में इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका ने 2007 में इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, 2007। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन थे? पंचतंत्र पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए पंचतंत्र के लेखक बताने आपको, तो इसका सही जवाब बताइए। बाणभट्ट, चाणक्य, विष्णु शर्मा या फिर कलहड़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक को लिखा गया था। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इसीलिए इन्होंने हर्षचरित्र लिखी थी। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ये राजनीति से संबंधित है। चाणक्य के 3 नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और अर्थशास्त्र। ठीक है, और कलहड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो बंगाल विभाजन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है साथियों, 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में रेल और डाक सेवा चली थी। भारत में रेल 1853 ईस्वी के समय चली थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और लॉर्ड माउंटबेटन हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें इस वीडियो को। ठीक है साथियों, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में कम से कम 20 बार रिपीट हो चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप इनका डेली की डेली हम जो प्रैक्टिस सेट लाते हैं तो इसका आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट को लगाते रहा करिए। तो अगर आपका रिवीजन पहले से ही है तो आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 11 है, साइलेंट घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट घाटी के बारे में पूछा गया है। केरल, मेघालय, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। तो केरल जो राज्य है, इस राज्य में हमारी साइलेंट घाटी है। ठीक है, इसको हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, और मेघालय में हमारी गारो खासी जयंतियाँ हैं, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वत है जो दुनिया का सबसे पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल के पर्वत हैं। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 12, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता का हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा था? तो जो सिंधु सभ्यता का हड़प्पा शहर था ये किस नदी के किनारे बसा था, यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रावी। तो रावी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का हड़प्पा शहर बसा था। ठीक है साथियों, और मोहनजोदड़ो के बारे में भी पूछा जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो ये हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और सिंधु नदी की ये सहायक नदी है, सतलज नदी, चेनाब नदी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता था? देखिए फिर से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बताना है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसको माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। तो लोथल को हम सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह मानते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल कहलाता था। राखीगढ़ी हमारा गुजरात में है, राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में है और लोथल गुजरात में स्थित है। बनावली पंजाब में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी है 11 जुलाई, इसको हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 24 जुलाई को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है साथियों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए साथियों, हम ज़्यादातर वीडियो में ज़्यादातर बात नहीं करते क्योंकि हम सीधा ही अपने क्वेश्चनों पर फोकस रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि हम केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं, बात नहीं करते या फिर कुछ और नहीं करते, तो उससे क्या हो रहा है साथियों, आपका मेन फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ाई से संबंधित बस आपकी जो भी है बात वह होनी चाहिए और कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनमें सब केवल टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है साथियों। ऐसा नहीं है कि हम लगातार कमेंट पढ़ते रहें और आप
आपके साथ मनोरंजन या फिर और तरह से लगे रहें, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। केवल हम पढ़ाई से संबंधित जो भी बात करेंगे केवल पढ़ाई से संबंधित। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया के बारे में पूछा गया है। सत्रिया असम का है, उड़ीसा या फिर केरल या फिर आंध्र प्रदेश। तो सत्रिया हमारा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का है ओडिसी और केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। दो हैं केरल के, ठीक है, दो केरल के हैं, कथकली और फिर मोहिनीअट्टम। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो आपको सभी राज्यों के शास्त्रीय नृत्य भी याद होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका। ठीक है, कोशिका हमारी जैसे छोटी छोटी कोशिका होती हैं, इनके मिलने से हमारा उत्तक बनता है। तो इस प्रकार से अगर कुछ कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बनते हैं, तो उन उत्तकों के बनने से देखिए ये तो बन गए उत्तक, ठीक है, उत्तक, और ये उत्तकों के मिलने से बनते हैं अंग, ठीक है ना। आपने देखे होंगे घर में जो दीवार होती है, दीवार के अंदर जो ईंट होती है, तो ईंट तो हमारी हो गई कोशिका, और दीवारें जो हो गई हमारे उत्तक हो गए, और जो कमरे हो गए वो हमारे अंग हो गए, इस प्रकार से, ठीक है, और पूरा घर हमारा शरीर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे शरीर की भी संरचना होती है। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका, कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं, उत्तक के मिलने से अंग बनते हैं। देखिए ये तंत्र का तंत्र भी एक अंग है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 17 है, पौधे प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण बताइए किसके द्वारा करते हैं? तो इसका सही जवाब देखिए क्या है साथियों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पत्ती। तो पौधे हमारे पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो सूर्य की जो रोशनी होती है उसकी उपस्थिति में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं, ठीक है। और आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। देखिए ये 18 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18, समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है फेदोमीटर, मैनोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को हम मापते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा हम रक्तचाप को मापते हैं। रक्तचाप यानी जो हाई और लो बीपी जो हो जाती है, तो ये डॉक्टरों के पास मिलता है। और हाइग्रोमीटर से हम वायुमंडल की आर्द्रता मापते हैं। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मापते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का आपको सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध हमारा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे चमकीला भोर का तारा और पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। शनि ग्रह की ओर वलय है, आपने देखा होगा शनि ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। तो बिहार राज्य में हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों, ठीक है, बिहार राज्य में। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए आपको दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बताना है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है। तो देखिए पहला देश कौन सा है? ये है रूस, ठीक है साथियों। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कनाडा, तीसरे नंबर पर है चीन और चौथे नंबर पर हमारा अमेरिका है। तो साथियों हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म होता है। आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर साथियों आपका हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और प्लीज़ साथियों अगर आपके पास जो भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य किया करिए, जिससे आप जो भी हैं नए बच्चे या फिर जो कंपटीशन में अभी आए हैं उनको इन प्रैक्टिस सेटों से फ़ायदा हो सके। तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय।